हेलो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है सेंट्रल बैंक के ऊपर। सेंट्रल बैंक का नाम हमने अपनी मनी क्रिएशन वाली वीडियो और मनी सप्लाई की वीडियो में भी लिया था। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक होता क्या है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। अब सेंट्रल बैंक अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सेंट्रल बैंक जो इंडिया का है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपके जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो ICICI बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। ठीक है, इनके सेंट्रल बैंक के कहने पे चलते हैं। तो बैंकों का बाप है हमारा सेंट्रल बैंक। तो फंक्शन मतलब डेफिनेशन क्या बताते हैं? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक विच कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। एपेक्स बैंक मतलब सबसे बड़ी बॉडी है बैंकिंग में सेंट्रल बैंक। जो भी आपका बैंकिंग सिस्टम कंट्री का, उसमें सबसे बड़ी बॉडी जो होती है वो आपका सेंट्रल बैंक होती है, बैंकिंग बॉडी जो कंट्रोल करती है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। अब इसके फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस में जो पहला फंक्शन है वो है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। तो नोट इशू करने वाला बैंक। हमारे यहाँ पे RBI के पास सोल अथॉरिटी है नोट्स इशू करने की, एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। उसके अलावा जो आपके सारे नोट्स हैं 1 रुपये के अलावा, वो सारे के सारे हमारा सेंट्रल बैंक इशू करता है। इसलिए इसको बोलते हैं ओनली सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी टू इशू नोट्स। उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। आपका जो दूसरा फंक्शन है वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है। भाई जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक काम करते हैं, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं, आपका जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, आप पैसे जमा कराते हो, बैंक से लोन लेते हो, तो वही काम सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए करता है। उसका गवर्नमेंट का अकाउंट मैनेज करता है। ठीक है, गवर्नमेंट अपने पैसे जमा कराती है तो सेंट्रल बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट का लोन भी देता है। प्लस गवर्नमेंट के लिए ये सिक्योरिटीज बाय एंड सेल भी करता है। इट ऑल्सो बायज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सिक्योरिटीज़ क्या होती है ये जान लेते हैं। देखो, गवर्नमेंट भी पब्लिक से पैसा उधार पे लेती है। तो गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन एक मतलब ऑफर निकालती है कि मैं इतना पैसा मुझे उधार पे चाहिए और मैं आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज दूंगी इतने किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसे अलग अलग स्कीम गवर्नमेंट निकालती है। इसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। अब पब्लिक से पैसा उधार लेने के लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए होता है, इंटरमीडियरी चाहिए होता है। तो वो जो काम करता है एजेंट का, वो सेंट्रल बैंक करता है। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करता है, पब्लिक से खरीदता भी है और पब्लिक को बेचता भी है सिक्योरिटीज। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड रेगुलेट मनी मार्केट। भाई मनी मार्केट चलनी कैसे चाहिए, आपके जो पॉलिसीज होती हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं, उसके लिए भी सेंट्रल बैंक एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। तो ये 3 फंक्शंस मतलब गवर्नमेंट के लिए बैंक परफॉर्म करता है, जो आपके बैंकर टू द गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। पहला अकाउंट मैनेज करना, दूसरा बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और तीसरा एडवाइस गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड रेगुलेट मनी मार्केट। एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब अपने तीसरे फंक्शन पे आते हैं, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अब भैया गवर्नमेंट का जैसे बैंक करता है वैसे ही कमर्शियल बैंक्स के लिए भी बैंकर का काम करता है। मतलब कि आपके जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए भी सेंट्रल बैंक वैसे ही काम करता है जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक करते हैं। मतलब कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट भी सेंट्रल बैंक में होता है, कमर्शियल बैंक भी अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा कराते हैं और फिर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन भी लेते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपका जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर्स का भी बैंक होता है, कमर्शियल बैंक्स का भी बैंक होता है सेंट्रल बैंक, और साथ ही साथ सुपरवाइजर भी होता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, इसलिए सेंट्रल बैंक एज अ सुपरवाइजर भी काम करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। ठीक है, रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब आते हैं अपने चौथे फंक्शन पे, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। लेंडर का मतलब होता है जो उधार देता है उसको लेंडर बोलते हैं, जो पैसा दे रहा है उसको लेंडर बोलते हैं। तो सेंट्रल बैंक इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, मतलब कि आपके जो कमर्शियल बैंक है, हालांकि लोन देने का काम तो कमर्शियल बैंक का है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा हमेशा रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक को कोई दिक्कत हो सकती है, वो फाइनेंशियल क्रंच में हो सकता है, उसके पास इनफ मनी नहीं होती, और जब उसे कहीं से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिल रहा होता तो फिर वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है और सेंट्रल बैंक उसको हेल्प करता है। और सेंट्रल बैंक उसको हेल्प इसलिए करता है क्योंकि सेंट्रल बैंक नहीं चाहता कि कोई भी बैंक जो है वो कोलैप्स हो जाए या आपका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाए। सेंट्रल बैंक नहीं चाहता। हमने बोला
जैसे कि सेंट्रल बैंक सब बैंकों का बाप होता है, तो अगर बच्चे को दिक्कत हो गई, अगर उसे कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही, तो वो आखिर में किसके पास आएगा? सेंट्रल बैंक के पास, अपने बाप के पास जाएगा, और बाप का भी फर्ज है कि वो उसे गिरने से या कोलैप्स होने से बचाए। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ कमर्शियल बैंक्स फेल्स टू गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एनीवेयर, it takes help from the central bank. At last it will go to the central bank. This way central bank protects the banking system and money market from collapsing. तो सेंट्रल बैंक इस तरीके से कार्य करता है। अब आते हैं अपने पांचवें फंक्शन पे, जो कि है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मतलब जैसे कि मान लो कि इंडिया है और उसे कुछ इंटरनेशनल मार्केट में परचेज या सेल करना है, तो वो रुपीज़ में तो चलेगा नहीं, क्योंकि रुपीज़ तो चलता है खाली इंडिया में। तो बाहर उसको काम करने के लिए, मतलब डीलिंग करने के लिए या ट्रांजैक्शन करने के लिए डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उन डॉलर्स को या उस फॉरेन करेंसी को, जिस भी फॉरेन करेंसी में आप डील कर रहे हो, उसको फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है। तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो इन फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड करता है, जिसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो हर कंट्री का अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। श्रीलंका का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था रिसेंटली 2022 में, वो बहुत नीचे लेवल पे गिर गया था, जिसकी वजह से श्रीलंका अपनी एसेंशियल कमोडिटीज़ इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट किसी कंट्री को बाहर से होती है, जो उसके यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, वो बाहर से मंगाता है, तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज ही लगता है, और उसके रिजर्व्स इनफ क्वांटिटी में होने चाहिए किसी भी कंट्री के पास। तो हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक जो है वो इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को होल्ड करता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आदमी छठे फंक्शन पे, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस का काम करता है सेंट्रल बैंक। दोस्तों कमर्शियल बैंक्स के जो अकाउंट्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। जैसे हमारा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, वैसे ही कमर्शियल बैंक के जो अकाउंट्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल से समझाया कि जैसे मान लो कि आईसीआईसीआई बैंक है, उसने 50,000 रुपये देने थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30,000 रुपये देने थे आईसीआईसीआई बैंक को। तो यहाँ पे क्या होगा, 50,000 और 30,000 रुपये ये दोनों लेन देन करेंगे। इससे बढ़िया सेंट्रल बैंक क्या बोलता है, देखो दोनों के अकाउंट मेरे पास है, मैं करूँगा जो करूँगा। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, 20,000 रुपीज़ आईसीआईसीआई बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। कैसे? क्योंकि दोनों बैंक्स का अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास है। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट से 20,000 निकालेगा और एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो ये होता है क्लियरिंग हाउस। तो जो ट्रांजैक्शंस क्लियर करनी होती है दो कमर्शियल बैंक्स के बीच, वो सेंट्रल बैंक अपने एंड पे कर देता है, और इसको कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक एज ए क्लियरिंग हाउस काम करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। अब आते हैं अपने लास्ट फंक्शन पे, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई। तो उसको आप कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट या कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई भी बोल सकते हो। इसका मतलब मनी सप्लाई हमने पढ़ा था, जो पैसा पब्लिक के पास मार्केट में अवेलेबल है। तो मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में अवेलेबल है, तो लोग ज़्यादा परचेज़ करेंगे और इससे महंगाई बढ़ती है, डिमांड ज़्यादा होती है और उतना माल प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा होता। जैसे कि एग्जांपल लो, तो अगर आप आज गाड़ी बुक कराने जाओ मारुति की कोई सी भी, या कोई भी जो आपके फेमस कंपनी है, टोयोटा हो गई, या सबसे फेमस तो मारुति है खैर, तो मारुति की अगर कोई गाड़ी आप आज बुक कराने जाओगे तो उसकी इतनी डिमांड है कि वो 6-6 महीने का वेटिंग पीरियड आ रहा है, कुछ कंपोनेंट्स की भी शॉर्टेज है। तो बेसिकली ये मान लो कि गाड़ी को प्रोड्यूस करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए उनकी सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही, लेकिन गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से अगर आप गाड़ी बुक कराने जाओ तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा गाड़ी मिलने के लिए। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि पैसा ज़्यादा है लोगों के पास, और इस वजह से महंगाई बढ़ी हुई है। और महंगाई क्यों बढ़ी हुई है भाई? अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं चीज़ों के, तो महंगाई भी बढ़ जाती है, जैसे कि हम इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई नहीं हो पा रही। तो इन्फ्लेशन या महंगाई वाली सिचुएशन कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी बैंक नहीं चाहता। तो इसलिए सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मतलब कि अगर महंगाई ज़्यादा है तो मार्केट से पैसा निकालेगा, मनी सप्लाई डिक्रीज़ करेगा। और अगर डिमांड बहुत कम है, डिमांड नहीं है और लोग बेरोज़गार, क्योंकि डिमांड तो है नहीं, तो फिर कोई जो सप्लायर है आपके वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लेबर को काम नहीं मिलेगा, बेरोज़गारी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। तो अगर डिमांड बहुत कम है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे, तो मतलब पैसा कम है लोगों के पास, तो फिर वो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ भी करेगा। तो इसमें क्या है, इट कंट्रोल्स द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, कैसे? बाय रेगुलेटिंग द क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन के ऊपर वीडियो बनाई थी डिटेल में, उसमें एक्सप्लेन किया है, जाके देख लेना, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन जो कमर्शियल बैंक प्ले करते हैं उनको रेगुलेट करता है हमारा सेंट्रल बैंक, जिससे कि सेंट्रल बैंक
कामयाब होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। अगर बढ़ानी है मनी सप्लाई तो बढ़ा भी सकता है, घटानी है तो घटा भी सकता है। सीधा सीधा हिसाब, इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो निकाल भी लेगा, और अगर पैसा नहीं है लोगों के पास इकोनॉमी में तो प्रोवाइड भी करा देगा। तो इस तरीके से आपका सेंट्रल बैंक कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई या कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का काम करता है। तो ये आपके फंक्शन सेंट्रल बैंक के। थैंक यू।